क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर एनसीईआरटी चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वैसे तो हमारे लिए नया कंसेप्ट नहीं है, ये हमारा पुराना कंसेप्ट है। पिछले 2 साल का हमें अच्छा एक्सपीरियंस होगा इसमें। हमने 7th क्लास से शायद इसको शुरू किया होगा या उससे पहले भी किया हो, और 8th क्लास में तो डेफिनेटली हमने पूरा इसको डिटेल में किया। पूरे जो 8th क्लास में तुमने क्वेश्चन किए होंगे वो 9th लेवल के और यहाँ तक कि 10th लेवल के भी वो क्वेश्चन रहे थे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें सरफेस एरिया वॉल्यूम का थोड़ा सा डिफरेंस। जैसा हमें पता ही होगा, सरफेस एरिया का मतलब है स्पेस ऑक्यूपाइड और वॉल्यूम का मतलब है उसकी कैपेसिटी, कितना वो चीज होल्ड कर सकती है। एक ग्लास है, ग्लास कहीं पर रखा हुआ है तो उसके बेस ने उस स्पेस का कितना एरिया ऑक्यूपाई किया या स्पेस ऑक्यूपाई किया, वो उसका एरिया हो गया। ग्लास में कितना लिक्विड, कितने कंटेंट भरे जा सकते हैं, वो उसकी वॉल्यूम हो गई, कैपेसिटी होगी कितना होल्ड कर सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूबाइन क्यूबॉइड की। हाँ, उसमें एक बात और भी करते हैं। वॉल्यूम तो चलो वॉल्यूम है ही, एरिया में 2 टाइप के एरिया की करते हैं बात। एक कर्व सरफेस एरिया या जिसे लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं, और एक टोटल सरफेस एरिया। जब हम कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं या लेटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो खाली उसके चारों तरफ का, मतलब अगर ये मोबाइल है तो इसके चारों तरफ का जो है वो उसका लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया हो सकता है, या हम उसके ऐसे फेसेस की भी कर सकते हैं बात। तो जब लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं, बेसिकली होता क्या है कि जब हम यूज कर रहे हैं कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया का मतलब जो कर्व शेप में होगा। जैसे सिलेंडर है, गोल होता है, कर्विक होता है। स्फीयर है, गोल होता है, कर्व में होता है। कोन है, गोल होता है, कर्व होता है। तो वहां पे जो उसका आउटर सरफेस है उसको हम कर्व सरफेस एरिया का नाम देते हैं। लेकिन जहां पे उसका ईच फेस फ्लैट है, स्क्वायर की शेप में है या रेक्टेंगल की शेप में है, उसको हम नाम लेटरल सरफेस एरिया देते हैं। मोबाइल है, ये फेस रेक्टेंगुलर, ये फेस एग्जैक्टली रेक्टेंगुलर नहीं है लेकिन मान लो रेक्टेंगल, ये फेस रेक्टेंगल, ये फेस रेक्टेंगल। तो यानी कि एक हम सिंपल कहें एक बॉक्स, क्यूबॉइडिकल बॉक्स या क्यूबिकल बॉक्स, तो उसके कोई भी 4 फेसेस के अगर एरिया की बात करते हैं तो वो लेटरल सरफेस एरिया बोलाता है। अब ये रूम है, जिस रूम में तुम बैठे हो, इसकी अगर 4 वॉल्स की करेंगे बात तो इसको बोलेंगे लेटरल सरफेस एरिया। या तुम फ्लोर को ले लो, रूफ को ले लो और आमने सामने की कोई भी 2 ऐसी दीवारें ले लो, मतलब 4 फेस, फर्श ले लो, छत ले लो और कोई 2 और वॉल्स ले लो अपोजिट, तो ये भी लेटरल सरफेस एरिया हो गया। तो जब लेटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो उस क्यूब या क्यूबॉइड के 4 फेसेस, और जब टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो मतलब सारे के सारे फेस ले लेंगे। क्यूब या क्यूबॉइड है, टोटल 6 फेस होते हैं, तो 6 के 6 फेस को जब हम काउंट करते हैं तो उसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। और 4 फेस लेंगे तो उसको बोलेंगे लेटरल सरफेस एरिया। और क्यूब और अगर वो सिलेंडर है, कोन है या स्फीयर है, तो ये जो सारा है ये इसका लेटरल सरफेस एरिया। तो पेज नंबर 210 पर यहां पर तुम बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ देखोगे क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू LP प्लस BH प्लस LH। अगर क्वेश्चन में सिर्फ लिखा हुआ है फाइंड एरिया, तो इसका मतलब वो टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है। और अगर लेटरल सरफेस एरिया होगा तो वो हमें खुद से बोलेगा कि आपको इसका लेटरल सरफेस एरिया बताना है, या वो ऑब्जेक्ट कैसा है, कई बार उस ऑब्जेक्ट के फीचर के हिसाब से भी हमें डिसाइड करना होता है। वो जैसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तब उसको डिस्कशन में लेकर के आएंगे। फिलहाल एनसीईआरटी में ही पेज नंबर 210 पर जहां हमने सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड लिखा हुआ देखा, वहीं पर कहीं पर भी लिख लो लेटरल सरफेस एरिया LSA इज इक्वल टू 2H ब्रैकेट में L प्लस बी, 2H ब्रैकेट में L प्लस बी, ये है लेटरल सरफेस एरिया। ऐसे ही अब आ जाते हैं 210 पर क्यूब। क्यूब का सरफेस एरिया लिखा हुआ है 6a स्क्वायर।
जो कि टोटल सरफेस एरिया होता है। और अगर इसका भी लेटरल सरफेस एरिया होगा तो लेटरल सरफेस एरिया में, क्योंकि हम 4 फेसेस लेते हैं और क्यूब का ईच फेस स्क्वायर की शेप में होता है और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, ए स्क्वायर। 4 फेस ले रहे हैं तो कितना हो गया, 4a स्क्वायर। तो यहां पे कहीं पर भी लिख लो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल 4a स्क्वायर। तो ये सिंपली कंसेप्ट थी। तो एक्सरसाइज में आ जाओ, पेज नंबर 213। पेज नंबर 213 एक्सरसाइज 13.1 फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला गया एक प्लास्टिक बॉक्स जिसकी लेंथ है, ब्रेड्थ है और हाइट है और कहता है इट इज ओपन एट द टॉप। उसके बाद फर्स्ट पार्ट में कहता है फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। इस बॉक्स को बनाने के लिए कितनी शीट चाहिए। तो मतलब सीधी बात है, एरिया निकालना बॉक्स का। अब डिसीजन लेने की बात इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि हम या लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे या टोटल सरफेस एरिया। शुरू में मैंने कहा था कि अगर क्वेश्चन में उसने कोई भी डायरेक्शन नहीं दी कि लेटरल सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, उस केस में हम यहां पर टोटल सरफेस एरिया ही ट्रीट करते हैं। लेटरल सरफेस एरिया होगा तो वो लिख करके देगा कि LHA बताओ। फिर मैंने कहा था कि कई बार हम क्वेश्चन में बॉक्स कैसा है उसके हिसाब से भी हमें डिसाइड करना होता है। अब इसने कहा कि बॉक्स ऊपर से ओपन है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर ऊपर से खुला हुआ है तो मतलब 5 फेसेस पे काम करना है, उनसे 4 तो उसके आसपास के और वो नीचे से बंद है, एक वो वाला लेना होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर बॉक्स ऊपर से बंद होता और तब शीट निकालनी होती तो हम क्या सोचते, टोटल सरफेस एरिया निकालना। फिर तो अब यहां पे इसने कहा ऊपर से खुला हुआ है, तो अब इसके सोचने के तरीके 2 हो सकते हैं। एक तो ये कि भाई टोटल में से ऊपर वाला एरिया हटा दो तो बाकी 5 फेस का एरिया बच गया, बिल्कुल ठीक है। अब टोटल का एरिया क्या होगा, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, ये टोटल का हो गया 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। अब हमने कहा भाई ये तो TS से है, 6 के 6 फेस का है, बॉक्स के 6 फेस तो बंद है ही नहीं, एक बॉक्स ऊपर की तरफ से खुला हुआ है, एक फेस खुला हुआ है, तो ठीक है उस एक फेस का एरिया हटा दो। अब ये भी डिसाइड करना है कि बॉक्स कैसा है, क्यूबिकल है या क्यूबॉइड है। अगर ये क्यूबिकल होता तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों सेम होती, यहां तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट अनइक्वल है, सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये क्यूबॉइड है। तो क्यूबॉइड का ईच फेस कैसी शेप में होता है, रेक्टेंगुलर शेप में होता है। तो ऊपर वाला जो फेस है, जो ढक्कन खुला हुआ है, वो कैसी शेप में हुआ, रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू B। L हमारे पास 1.5 है, ब्रेड्थ हमारे पास 1.25 है, तो ऊपर का एक LB फेस जो ढक्कन है, जो खुला हुआ, वो माइनस कर दो, तो बाकी आपका ओपन फेस का 5 फेस का एरिया आ गया। तो एक तो सोचने का तरीका ये हो सकता है, मैं ये वाला तरीका अच्छा नहीं मानता, मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा। हम कंसेप्चुअली ना चलें, आंसर इससे भी ठीक आएगा, मार्क्स पूरे मिलेंगे, लेकिन हमें इस वे की आदत नहीं डालना चाहिए, तरीका अच्छा नहीं है। जो चीज हमारे पास है ही नहीं, जो हमारे ऊपर से ढक्कन खुला हुआ है, हम क्यों उसका एरिया लें, क्यों TS से लगाएं। तो हम ऐसे करते हैं, चारों तरफ से तो बंद है ना, तो एक तो LHA ले लेते हैं, LHA हुआ 2H इंटू L प्लस B। ये तो 4 फेसिस का एरिया हो गया, बॉक्स के 4 फेसिस का। अच्छा, अब देखते हैं बंद कहां से है जी, नीचे से बंद है। तो बॉक्स का बेस कैसा है, वही रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू B। तो 4 फेसिस के एरिया को LHA में प्लस एरिया ऑफ द बेस कर देते हैं, प्लस एरिया ऑफ बेस L इंटू B। तो ये आपको 4 फेस हो गए और ये नीचे का बेस बंद हो गया, ऊपर से खुला हुआ ऊपर का लेने की जरूरत नहीं है। तो हमें इस पर काम करना चाहिए। तो हम फर्स्ट पार्ट के लिए लिखेंगे एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द ओपन बॉक्स फ्रॉम द टॉप, ऐसा भी साथ में लिखोगे, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द ओपन बॉक्स फ्रॉम द टॉप इज इक्वल टू lateral surface area of base, lateral surface area of box plus area of the box, area of the base of the box। ये स्टेटमेंट आपके लिखनी जरूरी है,
मैं फिर रिपीट करता हूं, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द ओपन बॉक्स फ्रॉम द टॉप इज इक्वल टू लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स प्लस एरिया ऑफ द बेस। फिर ऐसा लिख करके आप वैल्यू सारी है आप आगे निकाल सकते हो। नेक्स्ट पार्ट में आपसे कॉस्ट पूछी गई है, तो जो भी हमारा एरिया आएगा 20 रुपए से मल्टीप्लाई करके उसकी टोटल कॉस्ट हमें मिलेगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक रूम जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हमें दी गई है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ दिस। और वैसे भी एक तो ये ध्यान रखना, इसने क्वेश्चन में कहा, खुद ही कहा कि रूम की चारों वॉल्स व्हाइट वॉशिंग करनी है और सीलिंग करनी है। जनरली होती भी यही है, फर्श तो व्हाइट वॉश नहीं होता। तो हम ये माइंड मेकअप करें कि हो सकता है एग्जाम में हमें ये बिल्कुल स्पेसिफिक ना लिख करके दे कि फॉर वॉल्स एंड द सीलिंग। क्वेश्चन में सिर्फ इतना लिखा है कि आपको रूम की व्हाइट वॉशिंग करवानी है, फाइंड द कॉस्ट। तो हमें लॉजिकली ये सोच लेना चाहिए कि भाई अगर व्हाइट वॉशिंग कराएंगे तो कहां कहां होगी, 4 दीवारों पर होगी, मतलब लेटरल सरफेस एरिया, प्लस छत पर होगी एरिया ऑफ द सीलिंग। फर्श तो होगा नहीं, तो क्या हुआ, लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द टॉप। तो आप इसके अंदर लिखोगे एरिया ऑफ व्हाइट वॉशिंग द रूम इज इक्वल टू लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द रूम, मतलब 2h into L plus B प्लस एरिया ऑफ द रूफ। रूफ कैसी, रेक्टेंगुलर, L into B, तो सेम हो गया। अब जो भी आएगा उसको 7.50 पैसा से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कॉस्ट आ गई। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बताया गया कि एक रेक्टेंगुलर हॉल है और उसके फ्लोर का पेरीमीटर 250 है। अब रूम का फ्लोर कैसी शेप में, रेक्टेंगुलर शेप में। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 into L plus B, और वो हमें कितना दिया हुआ है, 250। तो हमने लिखा 2 into L plus B इक्वल 250, कैंसिल हो गया, L plus B आ गया 125। कैंसिल होकर जो भी इंफॉर्मेशन थी उससे हमें मिला 125। चलो, उसके बाद कहता है इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ दिस इज ₹15,000। 4 वॉल्स को जब 10 रुपए से मल्टीप्लाई किया होगा इसने उसके एरिया को, तब 15,000 आएगा। भाई हम टोटल कॉस्ट ऐसे तो निकालते हैं, जो भी हमारा रिक्वायर्ड एरिया होता है जब आप उसको गिवन रेट से मल्टीप्लाई करते हो तब टोटल कॉस्ट आती है, तो वही चलना चाहिए। इसने कहां पे व्हाइट वॉशिंग कराई है, पेंटिंग 4 वॉल्स पे, मतलब अगेन वही लेटरल सरफेस एरिया। तो जब 10 रुपए को हमने लेटरल सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई किया होगा तब ये 15,000 बना होगा। यही कंसेप्ट रही होगी। 10 को नीचे लेकर के जाओ तो LSA इक्वल 15,000 बाय 10 कितना आ गया, 1500। LSA क्या होता है, 2h into L plus B इक्वल 1500। ठीक है, चलो अब इसने हमें कुछ और दिया है और कुछ नहीं दिया, हाइट हमें निकालनी है। ये हाइट तो चलो क्वेश्चन मार्क है, ये हाइट तो क्वेश्चन मार्क हमसे पूछी गई है, हम निकालेंगे। बचा L और B, ना तो अकेले L का पता ना अकेले ब्रेड्थ का पता, लेकिन हमें ध्यान आया L plus B तो हम ऊपर निकाल चुके हैं, ये L plus B ही तो है और वो हमारे पास क्या दिया हुआ है 125। तो इस L plus B की जगह क्या सब्स्टिट्यूट हो जाएगा 125, कटिंग करके हमारी हाइट h आ गया। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो। क्वेश्चन 3, 4 दोनों ही इंपॉर्टेंट है। वैसे क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया हुआ है कि आपके पास बॉक्स के अंदर, कंटेनर के अंदर जितना भी पेंट अवेलेबल है उस पेंट से 9.375 मीटर स्क्वायर एरिया आप पेंट कर सकते हो। अब इतने पेंट में जितने एरिया की बात कर रहा है, एक वॉल भी हो सकती है, 2 वॉल्स भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, सीलिंग भी हो सकती है, कुछ अधूरी कुछ पूरी, ऐसा कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। लेकिन इसने ये कहा कि आपके पास जितना भी पेंट अवेलेबल है उस पेंट से इतना एरिया पेंट हो सकता है। भाई मान लो हम लोग एक
पेंट का बॉक्स लेकर के आया, छोटा है बड़ा, अब ये बोर्ड को पेंट करना है। अब हमें अंदाजा तो था नहीं कि इस बोर्ड को पेंट करने के लिए कितना पेंट लेकर के आए। अंदाजे से हम ले आए, हमने पेंट करना शुरू किया, पेंट यहाँ से करना शुरू किया, यहाँ करते 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 बस इतना हो पाया, वो हो ही नहीं पाया, क्योंकि पेंट खत्म हो गया, अंदाजा था ही नहीं। तो हमने कहा कि जितना पेंट हम लेकर के आए थे उससे केवल इतना ही पेंट हो सकता है, बाकी नहीं हुआ उसका कोई मतलब नहीं है। चलो खैर, तो उसने कहा उससे इतना पेंट आप कर सकते हो, इतना एरिया। अब कहता है हाउ मैनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन ये कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। अब जितना आपके पास ये पेंट है उससे वॉल्स को पेंट नहीं करना, ब्रिक्स को पेंट करना है। अब ये पूछता है बताओ कितनी ब्रिक्स इस पेंट में पूरी हो पाएगी। अब डिसाइड करें कि ब्रिक को कहां कहां पेंट करना है। क्वेश्चन में तो कुछ बताया नहीं कहां कहां पेंट करो, तो हम तो मान लेंगे ब्रिक को पूरा ही पेंट करना है। 6 के 6 फेस हमें ब्रिक्स के पेंट करने हैं, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट दाएं बाएं सब हमें करना है पेंट। तो हमने एक ईंट पे पेंट करना शुरू किया, 2 पे करना शुरू किया, 3 पे करना शुरू किया। भाई एक ब्रिक का भी अपना कोई ना कोई टोटल सरफेस एरिया तो हो गई, और हमें बताया गया जितना पेंट है उससे 9.375 मीटर स्क्वायर आप एरिया पेंट कर सकते हो। अब एक ईंट का कुछ एरिया हुआ होगा, दूसरे का भी एरिया होगा, तीसरे का भी एरिया होगा, ऐसे सब हो गए होंगे पेंट। तो कैसे निकालेंगे? हमें इसका मतलब एक ब्रिक का पहले टीएस से निकाल लेना चाहिए। टीएस से निकाल लिया। अब नंबर ऑफ पेंट्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड, number of bricks required is equal to area of paint available upon total surface area या TSA of one brick। एरिया ऑफ पेंट अवेलेबल मतलब 9.375 अपॉन TSA ऑफ वन ब्रिक, जो हमें यहाँ पर दिया हुआ है। अब कटिंग करके जो भी आएगा वो पूरा राउंड आंसर आएगा, डेसिमल में आंसर नहीं है। थोड़ा सा इसमें TSA जब तुम निकालोगे तो स्ट्रगल ज्यादा है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन बड़ी बड़ी है। दूसरा एक बात ध्यान रखना, जो एरिया ऑफ पेंट अवेलेबल है 9.375 ये मीटर स्क्वायर में है, जबकि ब्रिक की डायमेंशन हमारे पास सेंटीमीटर में है। तो इस ब्रिक की डायमेंशंस को पहले मीटर में कन्वर्ट करवा लेना, उसके बाद आगे बढ़ना। क्वेश्चन नंबर 5 छोड़ा जा सकता है, कोई खास नहीं है। 2 अलग अलग साइज के बॉक्सेस हैं, एक क्यूबिकल है, एक क्यूबॉइडिकल है। दोनों के एरिया को कंपेयर करके बताना है क्या क्या एरिया आ रहा है, कौन किससे कितना ज्यादा है, छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। एक आप ग्रीन हाउस बना रहे हो क्यूबॉइडिकल शेप में, लेंथ ब्रेड्थ हाइट हमें दी गई है। लेंथ ब्रेड्थ हाइट क्योंकि तीनों डिफरेंट है इसीलिए हमने इसको क्यूबॉइड कहा। अब कहता है व्हाट इज द एरिया ऑफ द क्लास। अब जो तुमने ग्रीन हाउस बनाया है वो टोटली, क्योंकि इसने ऐसा इंडिकेट नहीं किया, तो हम इसके पूरे 6 के 6 फेसेस क्लोज मानते हैं, बिल्कुल क्लोज्ड है ये। फिर तो TSA पे काम होगा। TSA हमने निकाल लिया, साइड हो गया, छोड़ दो इसको। सेकंड पार्ट, सिक्स्थ का सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, लॉजिकल है। इसने कहा हाउ मच ऑफ द टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस। अब ये जो आपने ग्लास का ग्रीन हाउस बनाया है, पेस्टिंग तो की होगी, ऐसे आपस में पेस्ट हुआ होगा, ऐसे भी पेस्ट हुआ होगा, ऐसे भी पेस्ट हुआ होगा, है ना। तो अब उनकी पेस्टिंग तो कर दी, अब उसको सॉलिड बनाने के लिए यहाँ पे टेपिंग भी करोगे आप। 6 के 6 फेसेस पे जितने भी ज्वाइंट्स हैं उन सभी ज्वाइंट को टेपिंग से पूरा कवर कर दोगे। तो आपसे ये पूछता है कि इसको पूरा टेपिंग करने के लिए जितने भी ज्वाइंट्स लगे हैं, टेपिंग करने के लिए मुझे कितनी लंबी टेप लानी पड़ेगी। तो थोड़ा तुम सोचो लॉजिकली कि कैसे हम इसका लेंथ निकालें, कितनी आएगी वो। लॉजिकल है, इसमें किसी फॉर्मूले का काम नहीं है, सोचो।
चलो तुमने सोच लिया होगा, अब जरा मेरे साथ एक इस एग्जांपल को देखो। ये आपने मान लो ग्लास का ग्रीन हाउस बनाया है, ये इसकी लेंथ है, ये हाँ ये इसकी लेंथ है, और अरे क्या हो गया, हाँ ये इसकी ब्रेड्थ है, ये इसकी हाइट है, ये इसकी लेंथ है, ये इस साइड इसकी ब्रेड्थ है और ये इसकी हाइट है। अब देखो टेप कहाँ कहाँ चिपकाएंगे। लेंथ इसकी कितनी है बॉक्स की, 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर की तुम यहाँ टेप लगाओगे, 30 की यहाँ भी लगाओगे, 30 सेंटीमीटर की यहाँ भी टेप लगाओगे, 30 की यहाँ भी लगाओगे। कितनी हो गई, 4 फेस पे, 4 एजिस पे लगाई है ना टेप, तो 120 सेंटीमीटर लॉन्ग तो यहाँ टेप लग गई। अब कहाँ पे लगाऊंगा, ब्रेथ पर आ जाता हूँ। कितनी है ब्रेथ, ये 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर यहाँ लगाओगे, 25 की यहाँ भी लगाओगे, 25 की यहाँ भी लगाओगे, 25 की यहाँ पे, 4 ब्रेथ पे लगा दी, कितनी हो गई 100, ये हो गई 120 लेंथ वाली हुई थी, कितना हो गया 220। बॉक्स की हाइट कितनी है 25, 25 यहाँ, 25 यहाँ, 25 यहाँ, 25 यहाँ, कितनी हो गई 100 की हो गई, कितनी हो गई टोटल 320 सेंटीमीटर। तो 320 सेंटीमीटर लॉन्ग टेप नीडेड। तो कोई फॉर्मूले का काम नहीं था, बिल्कुल डायरेक्ट था। थोड़ा बहुत दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो। हमने 4 लेंथ ली, 4 ब्रेड्थ ली है, 4 हाइट ली है। तो एरिया ऑफ लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 4L प्लस 4B प्लस 4H। 4 कॉमन निकाल दो, बाकी तुम्हारी मर्जी है। क्वेश्चन नंबर पहले 8 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में तुम एक बार पढ़ लो चलो। तो तुमने पढ़ा ये टाइप ऑफ गैरेज बना रहा है। अब जब आप कार पार्किंग के लिए गैरेज फॉर्म में बनाओगे और टारपोलिन से बना, ये टारपोलिन टाइप ऑफ कैनवस है, कैनवस से आप उसको बना रहे हो, चारों फेसेस आप उसके कवर कर दोगे। अब ऊपर से धूल मिट्टी को डस्ट ना आए, ऊपर से भी उसको टारपोलिन से कवर कर दोगे। नीचे फर्श पे तो बिछाओ, वो बिछाने नहीं है कैनवस, नीचे तो जमीन है या फर्श होगा जो भी होगा। तो खैर आगे का जैसे शटर होता है तो उस कैनवस से आपने उसका फ्लैप बनाया, कार पार्किंग करने के ऊपर उठा दोगे, वरना एज ए शटर उसका कैनवस का नीचे आ जाएगा। तो हमसे पूछा गया कि बताओ कितना हमें टारपोलिन वो कैनवस चाहिए। तो सोचो कौन सा एरिया निकालें इसका। बिल्कुल चारों तरफ से हमें उस कैनवस को लगाना है। तो एक तो हो गया LS से, ऊपर से धूल मिट्टी ऊपर से गिरे ना कुछ भी, तो ऊपर से भी कवर करेंगे, तो एरिया ऑफ द टॉप हो गया। नीचे कुछ लगाने नहीं है, नीचे तो सड़क है या फर्श है या जमीन है। तो एरिया ऑफ टारपोलिन रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, हम लिखेंगे लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द टॉप, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर टॉप। सारी डायमेंशन हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट मार्क कर लो और एक बार पढ़ लो। यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कार्डबोर्ड बॉक्सेस बनाने और क्लोज्ड बॉक्स है, ये 2 साइज के बॉक्सेस बना रहे हो। एक बॉक्स 25 बाय 25 बाय 5 का है, दूसरा 15 बाय 12 बाय 5 का है। हम एक ही बॉक्स पे करेंगे काम, 2 पे नहीं करेंगे। एग्जाम में भी दोनों बॉक्स नहीं पूछे जाते, एक ही बॉक्स की बात करता है। तो एक ही बॉक्स पे करेंगे। ये 25, 12 और 5 वाला हटा देना, ये 15, 12 और 5, 15, 12 और 5 वाला हटा देना, बाकी पे करेंगे काम। तो इसने ये कहा जब आप ये बॉक्स इस साइज का बनाएंगे तो इसने कहा कि 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड फॉर ओवरलैप्स। अब ये ओवरलैप्स क्या है इसको समझते हैं।
देखो, जब तुम अपनी बुक के ऊपर, जब तुम बुक पर ये इसको कवरिंग करते हो तो करते क्या हो, ये देखो अंदर की तरफ भी इसको मोड़ा हुआ है ना। जब आपने इस पे कवर चढ़ाया होगा तो ऐसे अंदर की तरफ भी इसको मोड़ा होगा, है ना, ये मुड़ा हुआ अंदर। क्यों मोड़ रहे हैं कि अगर बिल्कुल इतना ही कटिंग करेंगे तो वो तो इससे अलग ही हो जाएगा। अंदर इसीलिए फोल्ड करते हैं कि वो इस पर होल्ड रहे। तो ये जो अंदर की तरफ मोड़ा हुआ है हमने, इसी को ओवरलैप कहते हैं। जब तुम बॉक्सेस भी मिठाई का डब्बा लेकर के आते हो तो उसमें देखा होगा कि अंदर की तरफ वो पेपर हमारा पेस्टेड होता है, मुड़ के अंदर की तरफ पेस्टेड, जिससे वो उस पर होल्ड रहे, फिनिशिंग आए। तो इसने कहा जितना भी एक बॉक्स में एक्चुअल में जो आपको कार्डबोर्ड चाहिए 5% एक्स्ट्रा लेकर के आना, क्योंकि अंदर मोड़ने के लिए चाहिए वो। चलो, और जो बॉक्स का रेट है वो चार रुपए पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और इस टाइप के आपको दोनों टाइप के 250 बॉक्सेस बनाने हैं। हम तो खैर एक बॉक्स पे बात यहाँ पे करेंगे। तो पहले करना क्या चाहिए, पहले तो हम ये देखें विदाउट ओवरलैप्स, बिना अंदर मोड़े एक्चुअल में हमें कितना कार्डबोर्ड चाहिए। अब बॉक्स बना रहा है क्लोज तो टीएससी पे चलेगा काम। तो फर्स्ट लाइन में तो हम लोग लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन बॉक्स या एरिया ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द क्लोज्ड बॉक्स। एरिया ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर वन क्लोज्ड बॉक्स विदाउट ओवरलैप्स, ये साथ में जरूर लिखोगे, विदाउट ओवरलैप्स। तो वो तो हो गया हमारा 2 इंटू LB PH और LH, ये हमारी फर्स्ट लाइन है। एरिया ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग वन क्लोज्ड बॉक्स विदाउट ओवरलैप्स, वो हमारा ये हो गया, छोड़ दिया। डायमेंशन अभी कोई मत डालना, डायमेंशन अभी कोई मत डालना। और बल्कि मैं तो ये भी कहता हूं तुम ये 2 इंटू LB प्लस PH प्लस LH में मत लिखो, इज इक्वल टू TS से लिख के छोड़ दो, बस इज इक्वल टू सिर्फ TS से लिख के छोड़ो और कुछ मत लिखो, ठीक है। फिर रिपीट कर रहा हूं ये लाइन, एरिया ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग वन क्लोज्ड बॉक्स विदाउट ओवरलैप्स इज इक्वल टू TS से, ओवर TS से हमने ये कर लिया। अब इसके बाद 5% ओवरलैप्स के लिए भी आपको एक्स्ट्रा चाहिए, वो भी निकालना है। वो 5% किसका है, वो इसने खुद ही कहा कि जो एक बॉक्स में एक्चुअल TSA होता होगा, मतलब ये उसका 5%, तो अब ये निकालते हैं। नेक्स्ट टाइम में लिखेंगे एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग वन बॉक्स, फॉर मेकिंग वन बॉक्स इक्वल 5% ऑफ TSA, सिर्फ ऐसे ही लिखो, फॉर्मूला मत लिखना। एरिया ऑफ एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर ओवरलैप्स, शायद मैंने ये नहीं बोला था, फॉर ओवरलैप्स इज इक्वल टू 5% ऑफ TSA, फॉर्मूला मत खोलना। इसके बाद ये भी कार्डबोर्ड में लगेगा और ये ओवरलैप्स भी ये भी बॉक्स में ही यूज होगा और ये ओवरलैप्स भी बॉक्स में ही आपको यूज करना है। तो अब कर लेते हैं बॉक्स में ओवरलैप्स के साथ कितना एरिया बनता है, तो दोनों प्लस हो जाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम में लिखेंगे टोटल कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड या कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड इंक्लूडिंग ओवरलैप्स या विद ओवरलैप्स फॉर मेकिंग वन क्लोज्ड बॉक्स इज इक्वल टू TSA प्लस 5% ऑफ TSA, जो एक्चुअल प्लस ओवरलैप्स। तो एरिया ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड इंक्लूडिंग या विद ओवरलैप्स इज इक्वल टू ये प्लस ये। अब यहां क्या देखो, यहां पे TSA कॉमन निकालिए, TSA कॉमन निकालिए तो क्या हो गया, अंदर ये हो गया और इसको सिंप्लीफाई कर दो, TSA इंटू क्या हो गया 105/100, एलसीएम लेकर के ये आ गया। यहां तक आ गए। चलो, एक बॉक्स में ओवरलैप्स के साथ कितना लगेगा ये हम यहां तक ले आए। अब इसके बाद इसने कहा इस टाइप के कितने बॉक्सेस चाहिए, 250 बॉक्सेस। तो अब हम लिखते हैं, अब नेक्स्ट टाइम में लिखोगे एरिया ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड इंक्लूडिंग या विद ओवरलैप्स फॉर 250 सच बॉक्सेस, फॉर 250 such boxes is equal to
ये इंटू 250 है ना भाई, एक के लिए इतना हो रहा है, 250 के लिए इंटू 250 हो जाएगा, तो ये इंटू 250 यहां पे रोक दो। नेक्स्ट टाइम में आप लिखेंगे, नेक्स्ट टाइम में लिखोगे टोटल कॉस्ट फॉर 250 सच बॉक्सेस इज इक्वल टू ये सारा इंटू 4/1000, ये सारा इंटू 4/1000। अब यहां तक आने के बाद अब ये देखो तुम्हें क्या बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट ये मिलेगा, 4 से ये 1000 कैंसिल, 250 बच गया, 250 से 250 कैंसिल। ठीक, अब किस पे काम होगा, सिर्फ इसी पे काम होगा, वो तो सारा कट गया। अब इसको खोल लो, 2 इंटू LB BH LH इंटू 105/100। अब वैल्यू डालो, अब इसको कर लो, तो आपका बहुत कम काम इसमें होगा, बहुत टाइम आपका बचेगा, क्लरिकल एरर नहीं होगी, आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। अदरवाइज स्टूडेंट्स को मैंने देखा है वो करते क्या है कि पहले पूरा स्ट्रगल करके इसका टीएस से पूरा एक्यूरेट निकालेंगे, उसमें मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब वो भुगत देंगे। टीएस से निकालने के बाद जो वो एक न्यूमेरिकल फिगर आएगी, फिर उसका 5% निकालेंगे, वो डेसिमल में कटिंग फंसती है, उसमें मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन का काम आपका लंबा होता है। फिर जब वो निकालेंगे फिर उसको 250 से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरी एक वो फिगर निकालेंगे, उसमें स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि जो 5% के साथ फिगर आई है वो डेसिमल में आई है, 250 के साथ करोगे मल्टीप्लिकेशन तो टिपिकल होगी। फिर उतना स्ट्रगल करके, उतना संघर्ष करके फिर इंटू 4/1000 करेंगे, उसकी कटिंग डिवीजन भुगतेंगे, और पता लगता आंसर पीछे मैच नहीं हुआ, क्योंकि इतनी सारी कटिंग मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करोगे तो गलती के तो चांस है ही, हो सकती हैं। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए मैंने ये चीजें सारी रिकमेंड की। इसमें देखो, इस स्टेप से पहले हमने कोई वैल्यू नहीं डाली, कोई फॉर्मूला नहीं लिखा, बस नोटेशन में चलाते रहे, यहां पे जाके तो खुद कट के खत्म ही हो गया, तो काम सिर्फ इस पे हो पाया, यही हमारा पूरा आंसर दे देगा। तो बिल्कुल इस क्वेश्चन को बिल्कुल इसी फॉर्मेट से, बिल्कुल इसी तरीके से करना है, अपनी अकल बिल्कुल ना करना यूज, ऐसे ही करके आओ, लोग भेजोगे। इसमें से जो क्वेश्चन तुम्हें सबमिट करने हैं कल शाम तक, वो नोट डाउन कर लो। इसमें तुम्हें करना है क्वेश्चन नंबर 3, 4, 6 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7। मैं फिर रिपीट करता हूं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 6 का सेकंड पार्ट और क्वेश्चन नंबर 7। सिर्फ इतने क्वेश्चन तुम्हें पूरा स्टेटमेंट के साथ जैसे मैंने तुम्हें बताया है वैसे सबमिट करने हैं, और स्टेटमेंट कैसे कैसे लिखनी चाहिए तुम्हें खुद इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि तुमने 7th में किया है ये कंसेप्ट, 8th में पूरा डिटेल में किया है, अब 9th में कर रहे हो। एग्जाम्पल 2 में देखो कैसे कैसे स्टेटमेंट स्टेट की हुई है, एग्जाम्पल 1 में देखो कैसे कैसे स्टेटमेंट स्टेट की हुई है। तो बिल्कुल ऐसे ही पूरी स्टेटमेंट के साथ देना, पूरा केवल फॉर्मूला लिख करके आंसर निकालना है, ये एक्सेप्ट नहीं होगा, तुम्हें दोबारा करना होगा। आज की सभा यही समाप्त, धन्यवाद।